यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में जो फिज़िक्स की पेपर 2 की क्लास है, ये यूनिट सेकंड हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये मेजर माइनर दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं हमारे 2026 के, तो उसके लिए PYQs एनालिसिस है ये एक तरह से, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेवर फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो। ओके, सो आप सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करवा दीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट PYQs एनालिसिस है ना। तो मैं यूनिट सेकंड में आती हूँ। यूनिट फर्स्ट हमारी क्या थी? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए अब फटाफट हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड क्या है हमारी? चलिए हमारे साथ लिखिए, इकाई दो। या इतना तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, पर फिर भी हम इसकी हिंदी मीडियम की डिग्निटी मेंटेन करते हुए यूनिट सेकंड लिखते हैं, इकाई दो लिखते हैं, और वैसे तो इकाई दो, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, इसमें हम लिखेंगे दृढ़ एवं विरूप्य निकायों की यांत्रिकी। ये यूनिट सेकंड हो गया आपका। ये दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों में ही चलेगा ये। तो मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हमने लिख लिया है ना, अब हम इसका क्वेश्चन फर्स्ट, अब सबसे पहले देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया है ना। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमको सबसे पहले ये रोड मैप हो जाए, क्लियर हो जाए कि यूनिट सेकंड है हमारी, और दृढ़ एवं विरूप्य निकायों की यांत्रिकी। आप लोग अपने सिलेबस में देख लीजिएगा कि कहाँ पे है ये। वैसे तो ये और सभी स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स के टॉपिक्स चेंज नहीं होते हैं, बस ये आप याद रखेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें दृढ़ पिंड क्या होता है ना बच्चों। तो दृढ़ पिंड क्या होता है, हम ये सबसे पहले समझेंगे। तो दृढ़ पिंड को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित करने पर इसके कणों में परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो, ठीक है, तो ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। अब जब कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष पर इस प्रकार टिका दिया जाता है कि पिंड उस अक्ष के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, ठीक है बच्चों, तो इस पिंड पर बाह्य बल लगाने से वह बल के आघूर्ण के कारण घूमना प्रारंभ कर देता है। अब पिंड की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। कि अगर आपसे क्वेश्चन आ भी सकता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये जबलपुर में 2011 में आ चुका है बच्चों, कि दृढ़ पिंड से क्या तात्पर्य है और इस पिंड की घूर्णन गति का अर्थ समझाइए। तो जो मैंने अभी तक बोला है सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें आपका इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, जो कि पूछा गया है आपका, बहुत ही बार पूछा गया है, मैं बताती हूँ, पर क्वेश्चन क्या है ये समझिए। जैसे दूसरा है कि द्रव्यमान केंद्र की क्या अभिधारणा होती है, ठीक है, और किसी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र की गति किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, this question is what? Center of mass. Okay, so what defines center of mass, or write a short note on center of mass, which is very important for your exam. Okay, then किसी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र मतलब एनी ऑब्जेक्ट का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, जिसकी गति की केंद्र की गति किन किन कारकों पर, तो फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, क्या क्वेश्चन बना देंगे कि एनी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फैक्टर अफेक्टिंग, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन फ्रेम कर लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत बार आ चुका है। अब इसी का दूसरा रूप भी बदल के आ सकता है, सेम क्वेश्चन, जैसे पिंड का द्रव्यमान केंद्र क्या है,
सिद्ध कीजिए कि दो बिंदु कणों का द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है ना बच्चों। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ये हमारा ग्वालियर और छिंदवाड़ा में 2014 और 2022 में आ चुका है इस तरह से, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। और इसके पहले जैसे आया है कि सागर में आ चुका है, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और रीवा में भी 2009 में बहुत पहले आया था, एनईपी के बहुत पहले आ चुका है। पर ये इसकी सिग्निफिकेंस आप समझिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हिट कर सकता है एग्जाम में। अब समझिए कि इसको हम आंसर कैसे करें। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारा द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र समझाने के लिए हम लिखेंगे, लिखिए आप, हम बोलते हैं किसी वस्तु या कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर वस्तु या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। स्पष्टतः आप उसी लाइन से कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे, स्पष्टतः बाह्य बल के प्रभाव में वस्तु या निकाय की गति उसी बल के प्रभाव में द्रव्यमान केंद्र की गति के तुल्य होती है। अब पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे, नियमित ज्यामितीय आकार की वस्तु के लिए द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर वस्तु सममित सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया। अनियमित आकार की वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र पिंड के द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। तो ठीक है बच्चों, तो इतना ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए, अब आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में कि जो हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है ना, और हमें प्रूव करना है ना। तो ये क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, हाँ, हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। प्रश्न 3 हम लिखते हैं, प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 हमने लिखा है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु कणों निकायों का, बिंदु कणों को निकाय कहते हैं, निकायों का द्रव्यमान केंद्र ऑल थिंग्स आर क्लियर ना, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है, रेखा पर स्थित होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए, ये कब कब आ चुका है। ये आपका सबसे पहले इंदौर में आया था 98 में, सागर में 99 में, फिर 2008 और 12 में भी सागर में ही आ चुका है। फिर भोपाल में 2001 में आया था, फिर ग्वालियर में आ चुका है 2003 और 2014 में, फिर उज्जैन में आ चुका है 2004 और 8 में, और सागर में भी 2008 में आ चुका है। और इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप बदल के पूछा गया था, अथवा चाहे तो आप इसमें लिख लें या नीचे लिख लें, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अथवा करके लिखेंगे एन कणों, अथवा यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एन कणों, ये सेम क्वेश्चन है, इसका रूप बदल दिया है, ठीक है, फॉर्म चेंज कर दिया है। तो एन कण निकाय के, एन कणों यानी एन कण निकाय के, ठीक है, एन कणों या एन कण निकाय के द्रव्यमान केंद्र की केंद्र की या केंद्र की या केंद्र से लिख दें आप, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। केंद्र से आप क्या समझते हैं ना, तो केंद्र से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, से आप क्या समझते हैं, ये तो एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो जैसा एग्जैक्ट पूछा गया था इसलिए हम वैसा ही लिख रहे हैं। इसकी गति की विवेचना कीजिए, इसकी गति की विवेचना कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, इसकी गति की विवेचना कीजिए, इसकी गति की विवेचना, ठीक है बच्चों। तो हम विवेचना कर लेते हैं, विवेचना कीजिए,
ठीक है, चलिए आप अपने लेवल पे वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा, लेकिन तब जब आप एक दो बार पढ़ चुके हो। ठीक है बच्चों, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, है ना। तो बेसिक इसमें क्लियर होना चाहिए, इजी नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, फिर हम और भी सीरीज़, हमने जैसा कि पहले की वीडियो में बताया कि और भी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो उससे ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल आप इसको आंसर करिए, मैं आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे, माना दो बिंदु कण, यहाँ लिखेंगे माना दो बिंदु कण, माना दो बिंदु कण ए व बी हैं, ए व बी हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः एम ए तथा एम बी हैं। माना रिजिड और नॉन रिजिड मैकेनिक्स, है ना, रिजिड बॉडी डायनामिक्स होता है ना, वो है ये। ठीक है, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा देख रहा होता। माना इसका इनका इनका द्रव्यमान, ठीक है, मास, द्रव्यमान मास होता है, केंद्र सेंटर, तो सेंटर ऑफ मास हो गया ना, सी पर है। मूल बिंदु लिख रहा है यहाँ से सबको, हाँ ठीक है, मूल बिंदु लिख रहा है ना, नीचे से लिख देते हैं, ओ के सापेक्ष कणों ए व बी तथा द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश क्रमशः, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर है ये। ठीक है, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये इनका मतलब क्या होता है। मुझे आप बताएंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जैसा कि अभी बताया, आप चाहें तो वही पूरी डेफिनेशन लिखें, और क्या बताया, और यही पोजीशन वेक्टर को भी आप बताएं, है ना, और रिजिड और नॉन रिजिड बॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे ये भी आप बताएं। तो स्थिति सदिश, है ना, स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो क्या है ये पोजीशन वेक्टर, क्रमशः लिखेंगे। एक आंसर राइटिंग की डिग्निटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है ना, तो हम क्रमशः आर ए आर बी, है ना, तथा वेक्टर आर सी एम है, ये सेंटर ऑफ द्रव्यमान केंद्र का है। ठीक है, तो ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया है। अब कण ए से द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश वेक्टर आर ए सी तथा कण बी से द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश वेक्टर आर बी सी है,
चित्र बना देते हैं। तो उसके पहले हम लिख देते हैं कि चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से, जहाँ नहीं दिख रहा होगा वहाँ मैं बोल रही हूँ बच्चों, मुझे बताइएगा, ठीक है? कोई डाउट होता है कमेंट करिएगा। से स्पष्ट है कि वेक्टर आर ए प्लस आर ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर आर सी एम, तथा आर बी के लिए क्या लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे, कोई नई चीज़ नहीं लिख रहे हैं हम, तो घबराना नहीं है इससे। तो आर ए सी है ये, अब इस इक्वल्स टू ये आर बी सी वेक्टर। अभी हम लिख रहे हैं, अभी हम इसको डायग्राम में शो कर देंगे, या पहले डायग्राम में भी शो करते हैं, जैसा आपकी सुविधा हो, है ना? तो हमने ये लिख दिया। तो परिभाषा अनुसार अभी हम बनाते हैं डायग्राम, यहाँ लिख दें। परिभाषा अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, है ना, इंग्लिश मीडियम। परिभाषा अनुसार द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू व्हाट? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, है ना, स्थिति सदिश वेक्टर आर सी एम, यहीं से लिख देते हैं। वेक्टर आर सी एम बराबर क्या हो जाएगा? एम ए आर ए वेक्टर, दो ही तो लिया था, प्लस एम बी आर बी वेक्टर अपॉन, सबका सम ले लीजिए, मास ऑफ सम, है ना, सेंटर ऑफ एम ए पार्टिकल्स का ए और बी का सम ले लिए। तो ठीक है, तो हमने ये क्या लिख दिया? डेफिनेशन के जो अकॉर्डिंग जो हमने फॉर्मूला लिखा था सेंटर ऑफ मास का, वो हमने लिख दिया। अब इसी को बच्चों थोड़ा सा हम डायग्राम बना देते हैं, तो डायग्राम से आपको क्लैरिटी आ जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए हम ठीक है, ठीक है, ये बना दिया। ये क्या है? ए है, ये क्या है? सी है, ये क्या है? बी है, दिख रहा है ना सबको? ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वेक्टर आर बी, है ना, और मास क्या हो जाएगा? एम बी। ये क्या हो जाएगा? आर ए वेक्टर और मास एम ए, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा बच्चों? पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन, तो वेक्टर आर ए सी हो जाएगा बच्चों। और ये क्या है यहाँ पे? वेक्टर आर बी सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका चित्र। चित्र आप लिख देंगे यहाँ पे, चित्र लिख दीजिए, हम भी लिख देते हैं। चित्र के अनुसार लिखा है ना, तो चित्र नंबर आपको जो डालना हो, 1 2 3, जो भी आपके हिसाब से होगा, है ना, ठीक आता है। अब यहाँ पे लिख रहा है ना, हाँ, आता है। वेक्टर आर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर आर सी एम माइनस वेक्टर आर ए इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करिए फास्ट, अपॉन माइनस आर ए, ये लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि मैंने कॉपीज देखी है बच्चों की, अक्सर आधा तिहाई लिख देते हैं, फिर उनको लगता है कि हमारे पूरे मार्क्स क्यों नहीं आए, है ना। ये मार्क्स यहाँ पे कटते हैं, ठीक है। तो हमें फुल डेरिवेशन लिखना है और पूरा क्लैरिटी के साथ लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एम बी इज इक्वल टू एम बी इंटू एम बी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? आर बी माइनस आर ए। थोड़ा इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप कॉमन तब निकाल पाएंगे, ठीक है। एम बी की वैल्यू आ गई, और नीचे तो सम दोनों का वही रहेगा, बाकी एम ए वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा मुझे। तथा
वेक्टर आर बी सी इज इक्वल्स टू कैपिटल आर सी एम वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। ठीक है, चलिए अब इसी का हम फॉर्मूला फॉर्म में लिखते हैं। वही हो जाएगा एम ए आर ए प्लस एम बी आर बी अपॉन, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हाँ, माइनस आर बी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए इंटू आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन एम ए प्लस एम बी। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। अब यहाँ से आप लिखेंगे, स्पष्ट है कि, यहाँ से लिखेंगे स्पष्ट है कि वेक्टर आर ए सी तथा वेक्टर आर बी सी की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। वेक्टर आर ए सी की दिशा वेक्टर आर बी माइनस आर ए वेक्टर ठीक है बच्चों में है तथा वेक्टर आर बी सी की दिशा वेक्टर आर ए माइनस वेक्टर आर बी की दिशा में है। लेकिन दोनों ए व बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश है। फिर लिखेंगे इससे सिद्ध है कि, या इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि, एक बार हम लिख देते हैं, इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यमान केंद्र कैपिटल सी कणों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए थे, प्रश्न 3। अब हम प्रश्न 4 में आते हैं। तो प्रश्न 4 क्या कह रहा है? प्रश्न 4 कह रहा है कि गतिपालक चक्र क्या होता है। तो हम लिख देते हैं, है ना। तो प्रश्न 4 है हमारा, गतिपालक
चक्र क्या है, इसकी संरचना तथा उपयोग का वर्णन कीजिए, तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आया कब कब है, तो सागर में आ चुका है ये क्वेश्चन 2007 में। ठीक है बच्चों, सागर में ये क्वेश्चन 2007 में आया है। फिर आया है आपका ठीक है, ग्वालियर में 9 और 14 को आ चुका है, रीवा में 12, जबलपुर में 19 और उसके बाद भी लगातार आया हुआ है। अब इसका दूसरा रूप भी है, आप लिखिए अथवा दैनिक जीवन में जड़त्व आघूर्ण के उपयोग लिखिए। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, और इन इन डेली लाइफ, है ना। तो ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया, इस तरह से भी आ सकता है। इस डेली लाइफ वाला रीवा में और ग्वालियर में पूछा गया था, तो खैर वो नहीं लिखते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तो हम सिंपल है कर ही लेंगे कि गतिपालक चक्र क्या होता है, तो हम ऐसे ही बता देते हैं इसको। तो देखिए, गतिपालक चक्र एक चक्र कम, क्या बोला मैंने, कि गतिपालक चक्र एक कम लंबाई का बेलनाकार खोखला पहिया होता है, लिखेंगे, जिसका अधिकाधिक द्रव्यमान द्रव्यमान इसकी परिधि पर केंद्रित रहता है, सरकमफेरेंस पर, तथा या अतः इसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इसको क्या होता है ये तो हमने बता दिया कि गतिपालक चक्र क्या होता है। अब इसमें जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है 1/2 1/2 को ही हाफ, है ना, लिख दिया, फिर लिखेंगे I⍵²। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंचते हैं, करते हैं। तो प्रश्न 5 है, जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और इसी को, ये पहला रूप हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा था कि जड़त्व आघूर्ण की परिकल्पना समझाइए, फिर था जड़त्व आघूर्ण को समझाइए, फिर था किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण के से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र बताइए, या इसका भौतिक महत्व फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए। ठीक है, फिर पूछा था किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर पूछा था घूर्णन त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या समझाइए, उदाहरण दीजिए। फिर था जड़त्व आघूर्ण क्या है, एक पिंड के जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक दीजिए। फिर था जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में कि जड़त्व त्रिज्या से क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक लिखिए। तो इतने तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था जो हम अभी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जड़त्व जड़त्व तो पढ़ते जा रहे हैं, ये जड़त्व होता क्या है, तो जड़त्व को समझने का प्रयास करिए, है ना बच्चों। देखिए, वस्तु का, आप लिख भी सकते हैं, वस्तु का वह गुण जो बाह्य बल अर्थात अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होगा। इसका महत्व रैखिक गति में होता है। ठीक है, जड़त्व केवल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हाँ, ठीक है बच्चों, और किसी एक वस्तु का जड़त्व नियत होता है। ठीक है, तो फिर अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है ये हम समझते हैं। तो एक हम
देखिए ये जड़त्व आघूर्ण यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। क्वेश्चन 5 तो हमने बता दिया, अब हम जो समझाने वाले हैं वो हम लिख देते हैं। समझाते हैं, लिखते समझाते हैं, बस यही करते हैं ना। जड़त्व आघूर्ण, हाँ, तो जैसे मान लीजिए एक पिंड कहते हैं ना, या एक सरफेस है, वाई एक्सिस है, वाई डैश है, और ये है, अगर R1 ले रहे हैं ना तो ये M1 है, और अगर ये R2 ले रहे हैं तो ये M2 है, MN है। अगर ये R2 ले रहे हैं तो M2 है, अगर RN ले रहे हैं तो MN है, और अगर यहाँ पे मान लीजिए R3 है या कोई और है, जैसे कि यहाँ पे R3 M3 ले लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कंटिन्यूशन में रहेगा तो R2 और M2 ले लेते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल डाउट ना रहे कि इधर उधर क्यों है, उस हिसाब से अपन इक्वेशन फ्रेम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, अब समझने का प्रयास करिए कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। तो हम लिखेंगे किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के प्रत्येक कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष के संगत लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के प्रत्येक कण के द्रव्यमान तथा उनकी घूर्णन अक्ष के संगत लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने ये डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे लिखिए आप पैराग्राफ चेंज करके, मान लो कोई पिंड n कणों, ठीक है, n कणों, स्मॉल n कणों से मिलकर बना है। इन कणों के द्रव्यमान स्मॉल m1, n कण ऐसे लिखना है, फिर इन कणों के द्रव्यमान m1, m2, अप टू mn है, तथा घूर्णन अक्ष y डैश घूर्णन अक्ष है ना, ये एक्सिस है ना, तो से इन कणों का संगत दूरियां क्रमशः R1, R2 अप टू RN है, चित्र में देखने पर, ठीक है, या चित्र के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो हमने ये समझा दिया। अब यहाँ लिखेंगे अतएव घूर्णन अक्ष y डैश, ऐसे लिखेंगे y डैश के कैपिटल में के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण कैपिटल I होगा, फिर डैश करके लिखेंगे तो कैपिटल I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या बोला था उसमें बच्चों, एक बार फिर से याद करिए, प्रत्येक कण के द्रव्यमान तथा उनकी घूर्णन अक्ष के संगत लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है ना। तो ठीक है, जो जो हमने लिया था वो हम ऐसे mn/r(n)² लिख दिया, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा m/r², ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे उसमें ये पूछा था ना बच्चों कि मात्रक या विमीय सूत्र क्या होता है, तो क्या उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप जड़त्व आघूर्ण का SI पद्धति में मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर, और CGS में क्या हो जाता है, CGS में मात्रक ग्राम क्या हो जाएगा बताइए, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और एक अनाउंसमेंट और कर दें, जैसे फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है ना बच्चों, तो अब पहले फर्स्ट ईयर हो गया, फिर
सेकेंड ईयर चलेंगी, फिर थर्ड ईयर चलेंगी। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सबको बता दीजिएगा कि ये पेपर 2 की ही क्लास पहले चलेगी। तो पेपर 2 जो टफेस्ट पार्ट होता है फिज़िक्स का बीएससी में, वो हम लेके चल रहे हैं। अदरवाइज़ ये बीटेक के भी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और अदर्स स्टेट्स के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम हो गए या नेट गेट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग न्यूमेरिकल भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐसा लगेगा कि हाँ एक एनवायरनमेंट बना के रखेंगे कि हाँ कंपटीशन वाली फील आ रही है। अदरवाइज ये PYQ है, इसका आप समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र कहते हैं, वो क्या हो जाएगा ML², ठीक है। अब घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, चलिए पहला तो हो गया जड़त्व, तो हमने समझा, फिर जड़त्व आघूर्ण समझा, फिर हम पढ़ेंगे कि घूर्णन त्रिज्या क्या होती है बच्चों। तो घूर्णन त्रिज्या को समझने के लिए घूर्णन त्रिज्या को समझने के लिए हम इसमें हेडिंग डालेंगे आप लोग, घूर्णन त्रिज्या किसी पिंड का लिखेंगे, किसी पिंड का किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी के बराबर होता है जिस पर यदि पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लिया जाए, जिससे अक्ष के परितः बिंदु द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण उतना ही हो जितना कि उस पिंड का उस अक्ष के परितः वस्तुतः था, ठीक है। अब हम इसको एक डायग्राम बनाएंगे उसी तरह, फिर हम इसको डिराइव कर देंगे, ठीक है। मतलब हम इसका वो व्यंजक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो हमने क्या समझा है, अब यहाँ पे वही जो फिगर बनाए थे, बहुत बड़ा नहीं बनाना है, हो गया वाई है ये हमने बनाया था, ये वाई डैश बना दिया। अब अगर मान लिया कि यहाँ पे अगर ऐसा कोई पॉइंट भी लेते हैं, के ले लेते हैं, आर भी ले सकते हैं, जो भी आपको पॉइंट लेना है बच्चों, ठीक है। तो फिर हमने ले लिया, अब हम लिखे करेंगे इसको क्या कि लिखेंगे, आप लिखेंगे मान लो पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा अक्ष y डैश के सापेक्ष इसकी घूर्णन त्रिज्या को के से व्यक्त करते हैं। पिंड का अक्ष y डैश के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कैपिटल I है, ठीक है, कैपिटल I, ठीक है, कैपिटल I, ठीक है बच्चों, कैपिटल I है। यदि पिंड के द्रव्यमान कैपिटल M को एक ऐसा बिंदु P पर केंद्रित मान लें, ये है P, एक बिंदु P है ये, इस पर ये केंद्रित हमने मान लिया, ठीक है। इस पर हम अगर केंद्रित मान लें, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे P रिप्रेजेंट कर देना है, बस डिनोट कर देना है कि हाँ यहाँ पे है। तो ये क्या कहाँ तक लिखा था, हाँ ऐसा बिंदु कैपिटल P पर केंद्रित मानते हैं जिससे कैपिटल M द्रव्यमान के इस कण का जड़त्व आघूर्ण भी I हो जाए, तो कण कैपिटल P की अक्ष y डैश से दूरी घूर्णन त्रिज्या कैपिटल A होगी, ठीक है। घूर्णन त्रिज्या समझने का प्रयास कर रहे थे, तो मान लेते हैं इसको R भी आप लिख सकते हैं, हम K लिखे हैं, आप कैपिटल R भी लिख सकते हैं, बट हाँ वो जो सेंटर ऑफ मास वाला R है उसमें, और इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो अतः लिखा है हमने, अच्छा इसको जूम कर लें, हाँ अतः
आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, m² हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे पिंड के जड़त्व आघूर्ण परीक्षण से, तो इसलिए आई इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m r² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम समीकरण 2 हो गया हमारा। अब समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, सिंपल है, इक्वल कर लीजिए चाहे तो। m² इज इक्वल टू सिग्मा mr² हो गया। अब इसी में कैपिटल के अगर लेते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा सिग्मा स्मॉल mr² अपॉन कैपिटल M। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें लिखेंगे नीचे यहाँ से नेक्स्ट लाइन से, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करता है। क्योंकि ऐसा पूछा था ना कि कारकों को बताइए कि किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ठीक है, दो कारक हैं स्पेशली, जो मुख्यतः दो कारक हैं, पहला और दूसरा। तो पहले में हम क्या लिखेंगे कि पिंड के द्रव्यमान पर, तथा दूसरा लिखेंगे कि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर, है ना, वितरण पर। फिर यहाँ उसके नीचे से लिखेंगे अतः पिंड की आकृति या आकार अथवा घूर्णन अक्ष बदल जाने से पिंड का जड़त्व आघूर्ण बदल जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे फुल स्टॉप करके, जड़त्व आघूर्ण का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति में वही ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा डायमेंशनल में ml²। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्लियर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है तो पर वो कम आया हुआ है, पर हम समझाने का प्रयास करें क्योंकि पूरा फुल चैप्टर रिवीजन भी हो रहा है आपका, और आप राइटिंग भी करते जा रहे हैं एग्जाम की कॉपी में कैसे आपको लिखना है। बस आप इस वीडियो को देखिए और रिवाइज करके और फटाफट एग्जाम में लिख के आइए, बस मेरा ये टारगेट है ना बच्चों। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, या प्रश्न 6 हम लिखेंगे। प्रश्न 6 है हमारा। प्रश्न 6 क्या है कि सिद्ध कीजिए, आप लिखिए क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक ठोस गोला, खोखला गोला तथा ठोस बेलन किसी नत समतल पर एक साथ लुढ़काए जाए तो नत समतल के निचले सिरे पर सबसे पहले ठोस गोला पहुंचेगा। वो बता दिया है कि ठोस गोला सबसे पहले पहुंचेगा। अब इसको आप कैसे फिजिक्स के लैंग्वेज में आप प्रेजेंट करेंगे, ये फुली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पर प्लीज ट्राई टू डिराइव इट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की कॉपीज में हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम की कॉपीज में बच्चे लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, मतलब वो फिजिक्स ना लिख के वो कुछ भी लिखेंगे, है ना, फॉर्मूला भी नहीं सही लिख पाते हैं, तो ऐसी नौबत ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन सागर में 2003-8 में आ चुका है, रीवा में 8-9 को आ चुका है, और इंदौर में 2011 में आ चुका है, और एनईपी के बाद भी आ सकता है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो ठीक है, लिखेंगे किसी ठोस गोले के लिए कैपिटल आई, किसी ठोस गोले के लिए कैपिटल आई क्या होगा, सॉलिड स्फीयर है ये। हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी अगर देख रहे हो तो मैं बता दूं, सॉलिड स्फीयर के लिए mr² हो जाएगा और ये mk² भी हो जाएगा, है ना। तो m डायरेक्ट अगर उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं तो k²/r²। अगर हाँ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ही आता है तो सबसे पहले थोड़ा सा बता देंगे कि यहाँ पे k तो लिख रहे हैं लेकिन ये k है क्या, है ना। तो सारी चीज़ें क्लियर करते हुए आप आंसर करेंगे। ठीक है, तो हमने ये बता दिया इज इक्वल्स टू 2/5 आएगा ना यहाँ से। अब सिंपल, त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण है ये। ठीक है, त्वरण क्या होता है, अक्सर आपने पढ़ा होगा, मैंने तो क्लास ली थी जब, तब पढ़ाई थी। ये 11th-12th के स्पेशल क्लासेस जो एग्ज़ाम वाली चलती हैं, कॉम्पिटिटिव क्लासेस, उसमें पढ़ाया जाता है अक्सर। आप लोगों ने ना भी पढ़ा होगा क्योंकि मेरा टारगेट तो बिल्कुल बहुत ही डल बच्चों को लेकर है कि वो क्यों नहीं लिख पाते हैं, ना बच्चों। तो आप उनके हिसाब से वीडियो चल रहा है ये। तो 1+2/5, जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो एक बार में समझ जाएंगे। तो ये हो गया 5/7 g sin थीटा। अब ये तो ठोस गोला का हो गया, खोखला गोला मतलब हॉलो स्फीयर,
तो खोखले गोले के लिए हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू, याद भी करते जाइएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डाउट होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं इससे क्वेश्चन, है ना। तो सब चीज़ें ठीक है। तो एम के स्क्वायर, अब इसी को अगर समझेंगे तो क्योंकि के और आर, के बाई आर स्क्वायर 2/5 होता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिख दे। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, चलिए बताइए, फटाफट बताएंगे सब लोग। ए साइन थीटा हो जाएगा अपॉन 1+2/3। तो यहाँ पे आएगा 3/5 हो जाएगा, सॉल्व करिए आप। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे तथा त्वरण, त्वरण तो हो गया, लिखेंगे तथा ठोस बेलन के लिए, सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर के लिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mr² होता है, और एम के स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था। एक बार फिर से हम क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों, ठीक है, फिर से हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक ठोस गोला, खोखला गोला तथा ठोस बेलन किसी नत समतल पर, ठीक है। तो हम अब क्या निकाल रहे हैं, ठोस बेलन के लिए, तो एम के स्क्वायर निकाल लिए। तो अब इसी के क्योंकि अब हमें ऐसा लिख दें एक बार कि के स्क्वायर और आर स्क्वायर बराबर 1/5 होता है ना, इसके लिए। और इसके लिए क्या था, यहाँ पे लिखते आप, यहाँ पे क्या लिखते कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या होता है, 2/5 अगर होता है तो, ठीक है। ये शॉर्ट की वजह से हम बताते जा रहे हैं, बाकी अगर और इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं, और एनालिसिस टाइप का आप लिख सकते हैं, क्योंकि है ना, कई तरीके हो सकते हैं ऐसे लिखने के, बस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो कम से कम टाइम में, है ना। तो ये हो गया, तो हम एम के स्क्वायर हो गया। अब अगर त्वरण लेंगे, इसका एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करने को आ जाए तो क्या लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए साइन थीटा अपॉन 1+12 इज इक्वल्स टू 2/3 जी साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ ए और जी में कंफ्यूज नहीं करना है ना, हमने कोई ऐसा डायग्राम बना के तो समझाया नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ भी जी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी जी लिख सकते हैं, तो जी लिख देते हैं। तो इस हिसाब से हमें जो बताना था, तो हम लास्ट में से प्रूफ करके भी बताएंगे कि ए जो है ये ठोस गोला है, पहले ठोस गोला, ठीक है, ठोस गोला इज ग्रेटर देन, बी नंबर डाल के लिख देंगे, या अगर त्वरण ही बताना है इसमें, तो त्वरण बताने के लिए तो ए ही ए लिखते जाएंगे, है ना। अगर बी बताएंगे तो ठोस बेलन, एरो भी आपका क्लियर कर देगा वैसे, ठोस बेलन, और ये हो जाएगा ए, ये खोखला बेलन, ठीक है, ओके। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः सर्वप्रथम तल पर ठोस गोला पहुंचेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न 7 होगा, प्रश्न 7 जो होगा हमारा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना बच्चों। तो उसको प्रॉपर हमें एंगुलर मोमेंटम, क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं ना एंगुलर मोमेंटम को। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियर होती जाएंगी। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन से कहिए तो लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिटेल हमको लिखना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, पर है बहुत इंटरेस्टिंग। तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।